Hello guys, welcome to AptiCode. In today's session, we are going to solve the sample questions of IIM Bangalore UG80 QA and DI section. So let's straight away start with the very first one. So the first question states the value of an article depreciates X percent per year. The present value of the item is okay. The present value दिया है बेटा. The present value is given as 109350. Fair enough. Okay. And its value after 3 years will be this. Okay, so 3 years, this is the final value that is given as 79716.15. so that is final value is equal to initial value bracket 1 minus rate of depreciation upon 100. कितने साल की बात कर रहा है? After 3 years, that is power 3. सॉल्व करें. So this is 79716.15 whole upon 109350 and that is going to be 1 minus rate of depreciation upon 100 की पावर 3. अब बिकॉज ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर है बेटा, तो हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसे कैलकुलेशंस हम उसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स स्ट्रेट अवे सी कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं. So the number given is 79716.15 and that is divided by 109350. So that is 0.729 और 0.729 जो है वो अगर हम देखें तो 9 का जो क्यूब होता है that is 729. तो अगर वहाँ से हम थोड़ी चीज़ें समझें तो इस नंबर को हम लिख सकते हैं 0.9 का होल क्यूब and that is equated to this. That simply means 1 minus r upon 100 का वैल्यू आ जाएगा 0.9, r upon 100 का वैल्यू आ जाएगा 0.1, r का वैल्यू आ जाएगा 10%. तो ठीक है, यहाँ तक तो बात बन गई. अब क्या करें? 2 years ago from now its value. So अगर आज की वैल्यू उसकी 109350 है, 2 years नाउ, मतलब मैं प्रेजेंट उसको बोल देता हूँ, इसको मैं फ्यूचर वैल्यू बोल देता हूँ बिकॉज अब अगर इसको प्रेजेंट बोलूंगा तो ये फ्यूचर हो जाएगी 2 years फ्रॉम दैट टाइम, 2 years आफ्टर दैट टाइम. तो दिस वुड बी दैट प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 माइनस डेप्रीसिएशन का रेट और 2 साल की बात है. सो अगर सॉल्व करें तो दिस टोटल बिकम्स 109350 इज इक्वल टू दैट वैल्यू इनटू 9/10 का होल स्क्वायर. So that is 109350 into 100 upon 80. So again चाहे तो आप डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं. 9 से कर लेंगे तो 9 जा, 9 से करें तो दिस इज 1 जा, 1 is 2 जा, that is 1 1 जा 4550. 9 से कैंसिल करें बेटा. So 9 1 जा 9, बचेगा आपके पास कितना 331, that is 3 जा 27, that is 450. So the answer would be 135000. So that is given in option D. So option D goes the correct answer. तो again a straightforward question, not at all difficult. सिर्फ depreciation का रेट लगाना था, काफी आसानी से सॉल्व हो गया. चलिए बढ़ते हैं सेकंड पे. नेक्स्ट वन, a shopkeeper marks the price of an item 50% above cost price. तो ठीक है, let's assume the cost price to be 100x. So mark price, in that case marked price would be 150x. Fair enough. During a festival he offers a sequence of discount. First a 20% discount, तो 20% discount on this value. तो 15 2 जा 30, मतलब सर 30x का डिस्काउंट, तो वैल्यू आ गया होगा 120x. ठीक है. देन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ द रिड्यूस प्राइस, तो 10% और रिड्यूस कर देते हैं. सो दैट इज गोइंग टू बी 12x. तो फाइनल वैल्यू आ जाएगा 108x. ठीक है. एंड फाइनली गेव अ फर्दर रिबेट ऑफ 30 रुपीज ओवर अ बिल ऑफ 10 आइडेंटिकल आइटम्स. दैट मीन्स 30 रुपए की छूट दे रहा है 10 आर्टिकल्स पे, मतलब एक आर्टिकल पे वो और डिस्काउंट दे रहा है 3 रुपए का. एंड दिस इज इन एब्सोल्यूट फॉर्म. तो ये ध्यान रखे बेटा. तो ये जो वैल्यू है ये एब्सोल्यूट फॉर्म में दिया है और अभी तक हम जो भी वैल्यू यूज कर रहे हैं उसमें एक वेरिएबल है, तो डायरेक्ट आप माइनस नहीं कर सकते. अब देखते हैं क्या. इफ आफ्टर ऑल दिस रिडक्शन ही स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 5%. तो सर अगर इस वैल्यू पे, भाई प्रॉफिट तो सीपी पे कैलकुलेट होता है, अगर इस पे मैं 5% प्रॉफिट देखूं तो मेरा सेलिंग प्राइस आना चाहिए था 105x. तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वही मेरा रिबेट का डिफरेंस होगा. इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 3x. इस 3x इज इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1. तो मेरा जो सीपी है वो कितना आ जाएगा 100 रुपीज.
उन्होंने क्या पूछा है, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आइटम दैट इज गोइंग टू बी 100 रुपीज, ऑप्शन बी गोज द करेक्ट आंसर। तो अगेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन सिर्फ दिखने का बड़ा है, आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे उसको ध्यान से सॉल्व करेंगे तो दिस कैन बी सॉल्व्ड इन लेस देन 60-70 ऑड सेकेंड्स। बढ़िया, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट बेटा। नेक्स्ट वन, the perimeter of a regular hexagon and a regular octagon are equal. Okay, so hexagon regular है तो obviously regular hexagon sides are the total number of sides are 6, total number of sides are 8। तो मैं hexagon की साइड को a मान लेता हूँ तो उसका पेरीमीटर क्या होगा 6a, ऑक्टागन की साइड को b मान लेता हूँ तो उसका टोटल पेरीमीटर होगा 8b, और क्वेश्चन में क्लियरली बोला है दैट पेरीमीटर इज इक्वल, सो a अपॉन b का रेशो आ जाएगा हमारा 4/3, बिकॉज सब यूनिटरी पावर सब देखोगे तो सारी लीनियर पावर है। सो हम अज्यूम कर लेते हैं 1 मिनट के लिए कि सर a का वैल्यू आप ले लीजिए 4 और b का वैल्यू आप ले लीजिए 3। लेट्स सी, सो ये सब मैं हटा देता हूँ बिकॉज ऑब्वियसली ये हमने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है, ठीक है। तो a और b आ गया। अब अगर बेटा हमको अगर थोड़ा फॉर्मूले याद हो, या यूजुअली याद रखना ही चाहिए बिकॉज IPM 2000 लास्ट ईयर मतलब जो 2025 वाला पेपर था उसमें ऑक्टागन का एरिया पूछा था इन वन ऑफ द क्वेश्चंस, तो यहाँ पर भी ऑक्टागन का एरिया पूछ रहा है। सो वेरी स्पेसिफिकली ये नहीं भी दिया होता तो भी कर सकते हैं अगर फॉर्मूला याद है। तो फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ हेक्सागन होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर इंटू 6, बिकॉज 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं एरिया ऑफ हेक्सागन। एरिया ऑफ ऑक्टागन क्या होगा, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ √2 + 1 इंटू साइड का स्क्वायर। अब इन्होंने हमसे रेशियो क्या पूछा है, एरिया ऑफ ऑक्टागन टू हेक्सागन, दैट मीन्स दे आर सेइंग √2 टाइम्स ऑफ √2 + 1 इंटू ऑक्टागन की साइड का स्क्वायर। ऑक्टागन की साइड क्या है, 3 का स्क्वायर इज 9 होल अपॉन दिस इज √3/4 इंटू दिस गोज 4 का स्क्वायर इंटू 6। एक 4 से एक 4 कैंसिल कर देते हैं, दिस इज 3 3 3 2 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं। सो दिस गोज √2 + 1 इंटू 3 होल अपॉन दैट इज 4√3। √3 से एक √3 कैंसिल कर लेते हैं तो कितना हो गया बेटा, ये √6 + √3 होल अपॉन 4, दैट इज गिवन इन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी गोज द करेक्ट आंसर। अगर फॉर्मूला पता है तो हमको 1067.5 की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट बेटा। नेक्स्ट वन, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ओके, तो पहली बात तो स्लोप मतलब स्लोप मतलब dy/dx, बिकॉज हम अगर जनरल बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप की बात करें तो हम बोलते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1, दैट इज इटसेल्फ इज dy/dx, चेंज ऑफ y अपॉन चेंज ऑफ x। उसमें टेंजेंट है तो अगेन एक बार dy/dx करना पड़ेगा, तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगर एक बार डिफरेंशिएट करें so that would be 2 times of x minus 4 minus sin x, because 4 constant है तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, बाहर आ जाएगा। so that becomes 2x plus 4 sin x। तो ये तो टेंजेंट बन गया, उसका स्लोप निकालना है तो एक बार और डिफरेंशिएट करिए तो y डबल डैश क्या हो जाएगा, 2 + 4 cos x। बहुत क्लियर ध्यान रखिए बेटा कि cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन होता है प्लस cos x। अब डिफरेंस ये जो सिचुएशन है इस पर मैक्सिमम मिनिमा देखना है तो डिफरेंशिएशन करके कर दो 0। अब डिफरेंशिएशन करके 0 किया तो 4 cos x का वैल्यू आ जाएगा -2, cos x का वैल्यू आ जाएगा -1/2। cos x -1/2 कब होता है, इन द गिवन डोमेन। तो बेटा ध्यान रखें कि 0 से 90 पे सब पॉजिटिव है, 90 से 180 पे साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, cos नेगेटिव होगा। तो अब 1/2 cos में कब आता है, तो सर 1/2 cos में 60 डिग्री पे आता है, तो 180 से कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, तो 180 से कॉम्प्लीमेंट इज 120, मतलब ये 120 होगा। 120 को हम क्या लिखते हैं बेसिकली 2π/3, पाई इज 180, तो 2 × 180 दैट इज 360/3 इज 120। तो यानी कि सर x की वैल्यू आ गई 2π/3। अब ऐसा नहीं कि 2π/3 लिखा ऑप्शन डी लगा दिया, बढ़िया, हमको ये भी चेक करना पड़ेगा कि सर इस वैल्यू पे फंक्शन मैक्सिमम आना चाहिए। दैट सिंपली मींस कि जिसको हमने डिफरेंशिएट टेंजेंट की जो इक्वेशन निकाली है उसको जब डबल डिफरेंशिएट करेंगे, इस इक्वेशन को जब डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर हमको नेगेटिव मिलना चाहिए विद दिस पॉइंट। हम यूजुअली कैसे करते हैं बेटा कि एक बार dy/dx करा, उसको 0 पुट किया,
फिर वहां से वैल्यूज आई, फिर हमने डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकाला। अगर ये मोर देन जीरो आया देन मिनिमा, अगर लेस देन जीरो आया तो मैक्सिमा। ये चेक करते हैं। तो एक बार डिफरेंशिएशन करके जीरो पे वैल्यू निकाल ली, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट एक और बार करें तो क्या मिलेगा, 2 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, सो दिस गोज माइनस 4 साइन एक्स। अब आप देखो कि सर 0 से पाई में साइन पॉजिटिव है, मतलब ये नेट रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, लेस देन 0। मतलब इस वैल्यू पे आपको ये जो फंक्शन है वो देगा मैक्सिमम वैल्यू, और उन्होंने वही पूछा है। तो हमारा आंसर आएगा 2π/3, दैट इज ऑप्शन डी गोज द करेक्ट आंसर। सो यही हम क्वाड्रेटिक में भी करते हैं बेटा। आप याद करोगे क्वाड्रेटिक में हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। हम वहां से निकालते हैं सर x की वैल्यू माइनस b/2 है, उसको पुट करके मैक्सिमा मिनिमा चेक करते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ x²। बस वही सिचुएशन है, बस थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज कर लिए तो हायर मैथ्स, दैट्स द बेसिक डिफरेंस। बाकी करने का तरीका वही है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, लेट फंक्शन। ओके, सो फंक्शन हमको क्या दिया है बेटा, हमको फंक्शन दिया है tan इनवर्स, ओके, अंडर द रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, फेयर इनफ। और हमको x का डोमेन दिया है 0 से पाई, 0 से पाई देखें तो 0 से 90 पे cos पॉजिटिव tan पॉजिटिव, अगर tan इनवर्स भी निकालना रहा तो, एंड π/2 से पाई तक cos भी नेगेटिव और tan भी नेगेटिव, तो इसका ध्यान रखेंगे। अ नॉर्मल टू दिस कर्व, मतलब ये कर्व पे जब एक नॉर्मल लगा है, नॉर्मल का मतलब होता है एक परपेंडिकुलर लाइन। जैसे एक एग्जांपल सिंपल स्टेट अगर सिर्फ समझाने की बात करें कि ये अगर मेरा लेट्स से एक लाइन है, उस पर एक नॉर्मल बनाना है, तो दिस वुड बी द नॉर्मल, दिस एंगल वुड बी 90 डिग्री। तो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ नॉर्मल। तो अगर इस अंडरस्टैंडिंग पे चलें तो हमको बोल रहा है कि y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू π/3 से पास करता है, तो आपको बताना किस पॉइंट से पास करेगा नॉर्मल का इक्वेशन। ठीक है, x इक्वल टू π/3 सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो ऑब्वियसली बेटा अभी जो सिचुएशन दी है वो वही है कि अगर एफ ऑफ एक्स की जगह मैं y रख दूं तो y हो जाएगा अपना tan इनवर्स द सेम फंक्शन, दैट इज अंडर द रूट 1 माइनस cos ऑफ x अपॉन 1 प्लस cos ऑफ x। अगर y इक्वल टू एफ एक्स इस पॉइंट को सेटिस्फाई करता है तो यहाँ सेटिस्फाई करना चाहिए, तो x की जगह पे मैं रख देता हूँ π/3, तो क्या मिल जाएगा, तो y इक्वल टू दिस गोज tan इनवर्स, दिस इज अंडर द रूट 1 माइनस cos π/3, π/3 कितना होता है, तो पाई होता है 180 बेटा, तो 180/3 कितना होगा 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो दिस इज 1 माइनस 1/2 होल अपॉन 1 प्लस 1/2। आगे बढ़े तो दिस इज y इक्वल टू दिस इज tan इनवर्स, दिस इज अंडर द रूट, दिस इज 1/2 अपॉन 3/2। सो आगे बढ़ते हैं। सो दिस गोज y इज इक्वल टू tan इनवर्स, दिस इज अंडर द रूट 1/3। सो y इक्वल टू tan इनवर्स, दिस इज 1/√3। अब 10 में 1/√3 कब आता है, 10 ही क्यों, बिकॉज सर बाहर tan इनवर्स है तो एंगल मिल जाएगा। तो अगर y में देखें बेटा तो बहुत नेचुरल है, एंड आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस कि सभी लोगों ने अभी करते करते बोला ही होगा कि सर 1/√3 तो सर tan 30 होता है। tan 30 को हम लिखते हैं π/6, कैसे देख लेते हैं, दैट इज 180/6, दैट इज 30 डिग्री, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू क्या जाएगा π/6। अब आप एक चीज देखिए बेटा कि उन्होंने क्वेश्चन में कहा है अ नॉर्मल टू दिस कर्व, जो कि इससे पास कर रहा है। ठीक है, अगर नॉर्मल है इस कर्व पे, इस पॉइंट पे, तो अगर x कोऑर्डिनेट π/3 है और उसी से नॉर्मल निकल रहा है, तो जो y कोऑर्डिनेट आएगा x की वैल्यू पुट करने पे वो भी नॉर्मल को सेटिस्फाई तो करेगा। अब सीधी सी कॉल है कि अगर लेट से कोई नॉर्मल का इक्वेशन इस पॉइंट पे हम नॉर्मल देख रहे हैं, ये पॉइंट में x कोऑर्डिनेट π/3 है, y कोऑर्डिनेट π/6 है, तो ये नॉर्मल का इक्वेशन इस पॉइंट को सेटिस्फाई तो करेगा ना, बिकॉज उसी पॉइंट से हम जिसको जनरेट कर रहे हैं, तो वो पॉइंट इस लाइन पे तो लाई कर ही रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो डेफिनेटली नॉर्मल जो है वो इस पॉइंट से तो डेफिनेटली पास करेगा।
एंड ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द सेम पॉइंट, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा. सो दिस इज हाउ वी कैन डेफिनेटली डू दिस इन द क्विकेस्ट मैनर पॉसिबल. सो सिर्फ पॉइंट प्लग इन करना था, एक्स कोऑर्डिनेट दिया है, वाई कोऑर्डिनेट निकाला, वाई कोऑर्डिनेट ही पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, दैट सिंपली मीन्स कि नॉर्मल की जो लाइन है वो भी उस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास तो करेगी डेफिनेटली. सो ऑटोमेटिकली डी गोज द करेक्ट आंसर. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट बेटा. नेक्स्ट सेट थ्योरी. लेट ए एंड बी डिनोट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी. ओके, सो थोड़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगा ना बेटा तो ये वर्बली सॉल्व कर सकते थे. एक एग्जांपल बताता हूँ, अभी समझाने के लिए बात कर रहे हैं ताकि अगर मान लेते हैं कि मुझे अंडरस्टैंडिंग लेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट की नहीं थी तो डिटेल में समझ में आ गया कि क्या होगा. तो मैं आराम से डिटेल्ड वर्जन बताता हूँ कि लेट से कि सर उन्होंने कहा ए इंटरसेक्शन बी में 10 एलिमेंट्स, क्योंकि कार्डिनैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो अगर 10 एलिमेंट्स है तो सर अगर मैं बोलूँ जनरल कि ए में लेट से 1 2 3 4 ऐसे करते करते 10 तक एलिमेंट्स थे, एक एडिशनल 11 और 13 मान लेता हूँ लेट से, तो ये सारे एलिमेंट्स ए में थे. बी में अगर इंटरसेक्शन को मैनेज करना है, इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स है 10, तो मैं बोल देता हूँ 1 2 3 4, इसमें भी टोटल ये 10 सेम एलिमेंट्स थे, यहाँ पे 12 और 14 ले लेते हैं. तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो इन दैट केस आप सभी लोग रेफर करेंगे कि हाँ बिल्कुल सर, अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो 1 से लेके 10, ये 10 एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो इंटरसेक्शन में आ जाएंगे, जो दोनों में कॉमन होंगे. अब आप देखो बेटा कि एक बेसिक कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने लेट से ए में एलिमेंट लिया 1, 2, बी में एलिमेंट लिया लेट से थोड़ा और बढ़ा लेते हैं इसको 1 2 3, और इसमें लिया 1 2 4. अब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी करता हूं तो क्या क्या बनेगा ध्यान से समझना. ए क्रॉस बी का मतलब होता है कि सर फर्स्ट एलिमेंट ए का होगा, सेकंड बी का होगा, तो 1 से 1 का रिलेशन आप बनाएंगे, तो 1 से 1, फिर 1 से 2, 1 से 2, फिर 1 से 4, 1 से 4, चलिए फिर 2 से 1, फिर 2 से 2, फिर 2 से 4, फिर 3 से 1, 3 से 2 और 3 से 4. ठीक है, अब एक बार B क्रॉस ए निकालते हैं. तो B क्रॉस ए क्या बनता है कि सर फर्स्ट एलिमेंट इस बार अब कौन होने वाला है, फर्स्ट एलिमेंट आपका होने वाला है B का. तो B से अगर A बनाओ तो 1 क्रॉस 1, इस बार ये 1 ये वाला है, फिर 1 क्रॉस 2, फिर 1 क्रॉस 3 मतलब 1, 3, फिर 2 1 2 2 2 3, तो 2 1 2 2 2 3, फिर 4 1 4 2 4 3, तो लास्ट वाला लिखा जाएगा 4 1 4 2 एंड 4 3. ठीक है, सो बेसिकली अब आप खुद देखिए कि इन दोनों में कॉमन क्या है. अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूं तो कॉमन क्या आएगा कि सर जो कॉमन एलिमेंट्स थे उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आएगा. बिकॉज आप खुद सोचो कि सर 4 ऊपर तो है नहीं और 3 नीचे नहीं है, तो 3 का रिलेशन 4 के साथ, 4 का रिलेशन 3 के साथ इंटरसेक्शन में नहीं आएगा बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो गया. तो मैंडेटरी एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है बेटा कि हम जब सेट थ्योरी पढ़ते हैं उसमें भी बात करते हैं कि ए क्रॉस बी is equal to B cross A only when the elements are exactly similar. तो अब स्वाभाविक बात है कि सर अगर A इंटरसेक्शन B में 10 एलिमेंट्स हैं तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमको इंटरसेक्शन मिलेगा वो उन्हीं 10 एलिमेंट्स के रिलेशन का मिलेगा. तो आप देखो अगर यहाँ पर अगर उसका एग्जांपल भी देखें, बिकॉज ये पूरा लिख लिया है, तो अगर मैं बोलता ना तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है 2, तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स है 2, तो बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने से मिल रहे हैं देखो आप 1 2 3 4 5, सॉरी वो भी नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, एंड यही एलिमेंट्स यहाँ पर है. सो ऑटोमेटिकली आपके 2 इंटरसेक्शन है तो आंसर क्या है 2 into 2 दैट इज 4. बिकॉज 2 एलिमेंट यहाँ पर 2 एलिमेंट यहाँ पर, तो आंसर आ गया 2 into 2 4. वैसे ही अगर A इंटरसेक्शन B में 10 एलिमेंट सेम है तो आंसर आ जाएगा 10 into 10. बिकॉज जो एलिमेंट सेम है वही मेरे कार्टेशियन प्रोडक्ट के इंटरसेक्शन में भी सेम आएंगे. तो द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी. अब बहुत नेचुरली ये चीज ध्यान रखिए बेटा कि
जो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को इक्वल करने के लिए बेयर मिनिमम कंडीशन चाहिए कि आपके सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। एलिमेंट सेम कितने हैं? 10। मतलब सर 10 क्रॉस 10 का ही मेरे को इंटरसेक्शन मिलेगा, दैट इज 100 एलिमेंट्स का ही मुझे इंटरसेक्शन मिलेगा। दैट्स अ बेसिक अंडरस्टैंड। चलो बढ़ते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वन, फंक्शंस। ओके, so function of x is given as mod of x upon 2, ठीक है, and g of x is given as root 3 cos of x plus sin of x minus 1। ओके, और हमको फंक्शन ऑफ f ऑफ g ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर का रेंज बताना है। बढ़िया, ठीक है, तो पहले f ऑफ gx निकाल लेते हैं। तो f ऑफ gx क्या होता? मॉड ऑफ g ऑफ x अपॉन 2। तो ये होता √3 cos x माइनस प्लस sin x माइनस 1 होल अपॉन 2। अलग अलग कर लेते हैं। सो दैट वुड बी √3/2 cos x प्लस 1/2 sin x माइनस 1/2। चलिए, अब इसको हम साइन a प्लस बी का रूल बनाएंगे, बिकॉज वही जनरल फॉर्म दिख रहा है बनते हुए। सो √3/2 को मैं लिख लेता हूँ साइन 60। सो दैट बिकम्स मॉड साइन 60, दैट इज π/3 इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस 60 साइन एक्स माइनस 1/2। इसको हम लिख लेते हैं बेटा प्रॉपर्टी से साइन a प्लस बी माइनस 1/2। तो ये फंक्शन मिल गया। अब आप देखो बेटा कितना आसान है कि साइन का जो लिमिट है, मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, जो हमारा साइन फंक्शन है साइन थीटा, दैट गोज फ्रॉम -1 टू +1 इंक्लूडिंग 0। तो अगर मुझे इस पूरे डोमेन का वैल्यू मिनिमाइज करना है, तो इसको अगर मिनिमाइज कर दूं तो -1 होगा। कितना हो जाएगा? -1 माइनस 1/2, दैट इज मॉड ऑफ -3/2। तो मॉड ऑफ -3/2, तो पहला आंसर आ जाएगा आपका 3/2। ठीक है, अभी हम f ऑफ g ऑफ x निकाल रहे हैं, अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं निकाल रहे, ध्यान रखेंगे, है ना बेटा। अभी मैंने सिर्फ f ऑफ g ऑफ x निकाला है, तो उसका एक वैल्यू आ गया 3/2। दूसरा वैल्यू, अगर मैं दूसरा वैल्यू बोलूं तो यहां पर इसकी मैक्सिमम 1 रख देते हैं, तो 1 माइनस हाफ कितना होगा? 1 माइनस हाफ कितना होगा? हाफ। हाफ का मॉड कितना होगा? हाफ। तो सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई 3/2, इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई 1/2। अब आपको निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है बेटा? तो इसको लिख दो कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f ऑफ g ऑफ x का निकालना है, so that would be greatest integer function of 3/2। greatest integer function of 3/2 क्या होगा? 1.5। तो 1.5 का greatest integer function क्या होगा कि सर greatest integer जो उससे पीछे है और highest है, तो 1.5 के पीछे highest integer क्या है? 1। तो फर्स्ट आंसर आ गया 1। वैसे ही अगर 1/2 रखूंगा तो 1/2 का बनेगा 0.5। 0.5 के जस्ट पीछे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है? 0। तो एक आंसर आ जाएगा 1, एक आंसर आ जाएगा 0। So only two answers are possible, that is either 1 or 0, and that is one of the reason कि curly bracket लगे हैं। curly bracket क्या दिखा इंडिकेट करता है कि या तो सिर्फ और सिर्फ वही वैल्यूज को ले सकते हैं। तो हमारे दो आंसर्स आ रहे हैं 1 और 0, दैट इज गिवन इन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए गोज द करेक्ट आंसर। सो अगेन दैट माइट साउंड डिफिकल्ट कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर भी पूछ लिया, मॉड फंक्शन भी है, हमको f ऑफ g ऑफ x कॉम्पोजिट फंक्शन निकालना पड़ा, बट डिफिकल्ट नहीं बेटा। अगर करेज करके हम सॉल्व करें तो दिस कैन बी इजीली सॉल्व। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ओके, A can complete a piece of work in 120 hours. Okay, 120 hours. B can complete it alone in 180 hours, while C can complete it alone in 216 hours. In every cycle of 3 days, only A works on day 1. अच्छा, मतलब बेसिकली रोटेशन बेसिस है। डे 1 पे ए काम कर रहे हैं, डे 2 पे बी काम कर रहे हैं, डे 3 पे सी काम कर रहे हैं। फेयर इनफ। ओके, इन द nth साइकिल ईच ऑफ एबीसी वर्क्स फॉर एन आवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बिकॉज यही लाइन पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था। इसका मतलब क्या है? तो बेटा कभी भी ऐसा लगे ना कि सर स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा तो जस्ट प्लग इन वैल्यूज। जैसे अगर मैं बोलता कि इन द फर्स्ट साइकिल ईच ऑफ एबीसी वर्क फॉर 1 आवर, दैट सिंपली मीन्स कि सर जब पहला साइकिल होगा, पहला साइकिल मतलब डे 1 डे 2 डे 3, उसमें ए 1 घंटा काम करेगा और चले जाएगा, बी 1 घंटा काम करेगा चले जाएगा, सी 1 घंटा काम करेगा चले जाएगा। इन सेकेंड साइकिल एबीसी वर्क फॉर 2 आवर्स ईच, मतलब जब फोर्थ डे आएगा वो 2 घंटा काम करेगा चले जाएगा, बी 2 घंटा काम करेगा चले जाएगा, और सी 2 घंटा काम करेगा चले जाएगा। सो दिस इज डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6। बट ध्यान रखें कि ये 1 घंटा अपने रेट से काम करेगा, ना कि यूनिवर्सल रेट से। नहीं तो जनरली बच्चा क्या करता है, सर क्लब कर देते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखें कि अगर मैं ये कैलकुलेट करूं कि कितना परसेंट वर्क ए ने करा फर्स्ट डे, तो सर उसने करा 1/120, क्योंकि 120 में वो पूरा काम कर देता है और उसने 1 यूनिट 1 आर ही करा है। तो अगर परसेंटेज में आखिरी में मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा। बी ने कितना काम किया सेकेंड डे, दैट इज 1/180। सी ने कितना काम किया थर्ड डे, दैट इज 1/216। सो कितना परसेंटेज काम हो गया इन 3 डेज, तो इनटू 100, बिकॉज परसेंटेज में निकाल लेते हैं तो कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। तो फटाफट एलसीएम ले लें। तो दिस इज 1080, दिस इज 12 से 9 जा, 18 से 6 जा, और 216 आधा है 5 जा। सो दैट सिंपली गोज कितना 20/1080 इंटू 100। 0 0 कट कर लेते हैं, सो दैट बिकम्स 200/108। तो इतना परसेंट काम फर्स्ट साइकिल में हुआ है, और इसी का फायदा उठाएंगे बेटा कि आप देखो जो फर्स्ट साइकिल में जितना काम हुआ उसका सिर्फ 2 गुना हुआ दूसरी साइकिल में, 3 गुना हुआ तीसरी साइकिल में, 4 गुना हुआ चौथी साइकिल में। तो उसका फायदा उठाएंगे बेटा। तो अब बस इसी चीज को लिख लेते हैं कि सर अब वर्क किस हिसाब से होने वाला है, कि सर फर्स्ट साइकिल में हुआ है 200/108%, सेकेंड साइकिल में होगा 2 टाइम्स ऑफ 200/108%, बिकॉज स्वाभाविक बात है हर व्यक्ति 2-2 घंटे काम करेगा, 1 घंटे में इतना कर रहा है 2 घंटे में इतना करेगा, क्योंकि तीनों के लिए बात बराबर है। तीसरी साइकिल में 3 इंटू 200/108%, एंड दैट गोज टिल एन टर्म्स। पर ध्यान रखें हर साइकिल 3 दिन की है, तो जो भी आंसर आएगा वो 3 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। दैट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट। सो अब हम अगर ऑप्शन देखें कितने में काम खत्म हुआ बोले, तो सारे ऑप्शन सर 30 से पीछे दिख रहे हैं। यानी कि सर 10 साइकिल नहीं हुई होगी तो 9 साइकिल तो कंप्लीट हुई होगी। तो एक काम करते हैं, हम 9 साइकिल का सम निकाल लेते हैं कितना आएगा। तो मैं यहाँ से 200/108% बाहर कर लेता हूँ। तो अंदर बचेगा फर्स्ट साइकिल, सेकेंड साइकिल, थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल एंड टिल 9th साइकिल। तो सम ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, दैट इज 9 इंटू 10/2। ये बाहर चल रहा था आपका 200/108%। सो दैट इज 200/108 इंटू 45। तो 9 5 जा 9 से 12 जा, तो दैट बिकम्स 1000/12। सो दैट इज 83.33% काम हो चुका है। मतलब 9 साइकिल में 83.33% काम हो चुका है। 10th साइकिल पूरी होती तो आंसर 30 आता, एक भी आंसर 30 नहीं है। तो देखते हैं अब यहाँ पर 9 साइकिल का मतलब क्या है, 27 दिन हो चुके हैं, बिकॉज 9 3 एक साइकिल 3 दिन की है, तो 27 डेज हो चुके हैं। 28th डे कौन आएगा, तो 28th डे सर ए आएगा, है ना। ए करता कितना है, ए कितना करता है वो देखते हैं। तो सर ए 120 घंटे में पूरा काम कर लेता है। अब 28th डे आएगा तो 28 आवर्स करेगा, बिकॉज nth डे पे वो n आर कर रहा है, n साइकिल में वो n आवर्स कर रहा है। साइकिल कौन सी, सॉरी गलती होती है भैया, कि आप देखो कि 9 साइकिल कर चुके हैं तो 10th साइकिल है, तो 10th साइकिल में 10 आवर्स करेगा तो वो 10 घंटे काम करेगा इनटू 100। सो ये कितना हो गया 8.33%। मतलब जो ए आएगा 28th डे पे, 28th डे वो कर देगा 8.33% और कितना हो गया ये 91.66% हुआ। तो मतलब अब अगले दिन बी को आना पड़ेगा। तो अगले दिन जब बी आएगा तो वो करेगा 10 आवर्स 180 के रेट पे, 180 जब टोटल है उसका। सो दैट गोज 5.55।
तो उसने 5.55% और कर दिया होगा. सो दैट टोटल गोज कितना, 97.1121. तो 97.21% काम हो गया है और 29 डेज हो चुके हैं. अब सी आएगा. सी को करना कितना है, तो सी कर कितना पाता, तो सी कितना कर पाता, 10/216 इंटू 100. और बचा कितना है उसके लिए काम करने का, दैट इज 2 पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट कर लो 100 से, तो 97 तो 3, तो 2.2, ऑलमोस्ट 3. तो कैलकुलेट करें बेटा ये, तो दैट फटाफट कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा. सो कितना बेटर है ये, दिस नंबर is 2.3 into 216 divided by, अरे सॉरी, एक मिनट, करना कितना काम है उनको, ठीक है, तो कैलकुलेट तो कर ले, करेक्ट. सो बेसिकली वो 10 घंटे काम करते 216 के हिसाब से इंटू 100. सो ये क्या हो रहा है, इसमें दिक्कत था, एक मिनट. 10 डिवाइडेड बाय 216 इंटू 100, तो 4.62 करते, कर कितना रहे 2.3, तो 2.3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 4.6, 0.5. सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो ये वाला काम हो रहा है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.5, मतलब आधा दिन या उससे थोड़ा सा ज्यादा लेगा, बिकॉज हमने यहाँ अप्रोक्सीमेट किया है. सो अगर इस अंडरस्टैंडिंग से देखें तो मेरा आंसर 29.5 या उससे थोड़ा ज्यादा आएगा, एंड दैट इज गिवन इन ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी गोज द करेक्ट आंसर. बस करेक्शन देख लेते हैं, बिकॉज 97.21 अगर आया तो 100 में से 97.21 करेक्ट तो सॉल्व कर रहा हूँ मैं, दैट इज गोइंग टू बी कितना, 2 ही बचेगा. और यहाँ पर अच्छा, हाँ यहाँ पे 7 बचेगा, तो प्रॉब्लम इज यहाँ 3 नहीं आएगा, 7 आएगा. तो वापस कैलकुलेट कर लेते हैं. सो दैट इज गोइंग टू बी कितना, 4.6 आया था, तो दिस इज 2.7 डिवाइडेड बाय 4.6, सो 0.58, तो एग्जैक्टली 26.6 आ जाएगा. सो ठीक है. सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगेन दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो मुझे इस पूरे पेपर में डिफिकल्ट लगा, एंड रीजन क्योंकि यहाँ पर आप देखो जो परसेंटेज ऑफ वर्क है उसके पीछे एपी बन रही है, उस एपी को सॉल्व करने के बाद भी आपको ये देखना पड़ रहा है कि कितना काम बचा है, और जो आखिरी दिन का काम है उसका फ्रैक्शन भी निकालना पड़ रहा है, मतलब वो भी कंप्लीट में खत्म नहीं हो रहा है. सो दिस इज एन हेवी ऑन कैलकुलेशन क्वेश्चन, सो दिस वुड रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम. दिस इज द राउंड 3 क्वेश्चन टू बी डन इन द लास्ट राउंड. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इन इक्विवेलेंस. इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए बेटा आपको चाहिए कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो. बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के जो आते हैं वो किसी तीनों में से किसी एक पे भी चेक करने पे काम बना देते हैं. तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये होता है कि x कॉमा, अगर लेट से कोई एलिमेंट a आपके रिलेशन में है, तो एक मतलब ए अगर आपके किसी सेट में है, लेट से कोई सेट दिया है उसमें a b c आर 3 एलिमेंट्स, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये बोलता है देन रिलेशन के अंदर a कॉमा a, b कॉमा b, c कॉमा c होना चाहिए. सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे अगर ये कंडीशन मुझे ट्रू करनी है तो इन दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए. सो अगर देखूं तो x कॉमा वाई, तो मतलब x और y का वैल्यू सेम आना चाहिए. अगर डिफरेंट आ गया तो रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाएगी, बिकॉज फिर मैं x कॉमा x बना ही नहीं पाऊंगा. सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखें, अगर पहला वाला दिया है ऑप्शन 3x माइनस वाई इक्वल टू 10, अगर रियल नंबर सॉल्यूशन देखें तो बेटा आप रियल नंबर में देखो कि मैं यहाँ पे 3 यहाँ पे 1 डालूंगा, सेटिस्फाई कर लेगा. बट x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1 में x और y बराबर नहीं है, तो दिस कैन नॉट बी अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सेकेंड वाला देखें, x माइनस वाई इक्वल टू 10, तो सर इस कंडीशन में भी मैं अगर लेट से इसको बोलता 12 माइनस 2, तो फिर x का वैल्यू y का वैल्यू फिर अलग है, तो नॉट एट ऑल अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. तो दिस 2 ऑप्शंस आर रूल्ड आउट. थर्ड ऑप्शन देखें तो x इज एक्चुअली इक्वल टू y, तो जो भी x की वैल्यू लोगे वो y की वैल्यू आ जाएगी. तो दिस कैन बी अ रिफ्लेक्सिव, मतलब दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन यहाँ पे बन जाएगा. हमको यस सिमेट्रिक गया सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना पड़ेगा, बट अभी करंटली तो ये रिफ्लेक्सिव बन सकता है. फोर्थ पे बढ़ते हैं.
तो फोर्थ है x माइनस 3y इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3y। तो x अपॉन y का रेशो क्या आ जाएगा, 3:1। हमको रेशो चाहिए 1:1, तो दिस कैन नॉट बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सो ऑप्शन सी गोज द करेक्ट आंसर। हमको सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, रीजन बीइंग कि x और y अगर अलग अलग आएंगे तो रिफ्लेक्सिव कभी बन ही नहीं पाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी में वो अलग अलग आ रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट, देयर आर 50 डिस्टिंक्ट लाइंस L1, L2, L50, ऑल लाइंस L4n, मतलब हर वो लाइन जो 4 का मल्टीपल है, where n is a positive integer are parallel to each other, all lines that is 4n minus 3, मतलब इस जनरल फॉर्म की जो लाइंस है, दैट इज अगर n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो 4 2 8, 8 minus 3 is 5, मतलब 4 4 का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो 1 5 9 13 and so on so forth, where n is a positive integers passes through a point P, the maximum possible number of point of intersection of pair of lines in the set। तो यहाँ पे लास्ट नंबर L50 होना चाहिए, बिकॉज इन्फिनिटी तक तो जा नहीं सकता, चलिए क्योंकि गिवन लाइन से 50 है। सो अब अगर देखो बेटा कि अगर मुझे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए मुझे कम से कम 2 लाइन चाहिए, 2 लाइन पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता है। और जब मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट चाहिए तो आप चाहोगे कि सर एक पॉइंट से 2 लाइन ही निकले, ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे और आपका काम ज्यादा अच्छे से बने। सो मैं बोलता हूँ कि सर 50 में से आप कोई भी 2 लाइन ले लो, आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा और आपका काम हो जाएगा। बट इसमें कुछ लोग दिक्कत दे रहे हैं। कौन लोग दिक्कत दे रहे हैं कि सर जो 4 के मल्टीपल वाली लाइन है वो सब तो पैरेलल है, तो कितनी लाइंस होगी, तो सर n का वैल्यू 1 हो सकता है, n का मैक्सिमम वैल्यू 12 हो सकता है, बिकॉज 12 4 इज 48, आपका डोमेन 50 से कम है। तो सर ये जो 12 लाइन है ये तो सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं देगी, तो इसको माइनस कर दो कि सर इन 12 लाइन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको नहीं मिलेगा। एडिशनली जो ये वाली लाइंस है, इनका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है कि सर n का वैल्यू 1 पुट किया तो L 1 मिल गया। इसको मैक्सिमम कितना कर सकता हूँ, तो सर मैं 4n माइनस 3 को लेस देन 50 करना है, तो 4n लेस देन 53 हो गया, तो n लेस देन आ गया 53/4, तो 4 से करेंगे तो 4 1 जा 4, बचा 1 13, मतलब 13 लाइंस कर सकते हैं। सो बेसिकली L1 से लेके, मतलब n का वैल्यू 1 से n की वैल्यू 13 कर सकता हूँ, तो देयर वुड बी 13 लाइंस। इन 13 लाइंस पे एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज P। तो वो सर 13 लाइन भी माइनस करिए, बट उन पे एक पॉइंट तो मिल रहा है तो उसको प्लस कर दीजिए। ये क्या किया हमने, इन 13 लाइन पे बेटा अलग अलग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है तो उनको हटाना पड़ा, बट एक तो मिल रहा है इसलिए +1 कर दिया। अब उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो NC2 का जनरल फॉर्म क्या होता है, n into n minus 1/2, so that is 50 into 49/2 minus 12 into 11/2 minus 13 into 12/2 plus 1. So this would be 50 into 50, 2500 minus 50, 2450, 2450 upon 2, तो 2450, 1225, this is 666, this is 78 plus 1। सभी में लास्ट डिजिट अलग दिख रहा है, तो सॉल्व क्यों करें। 5 minus 6, तो पहले नेगेटिव देख लेते हैं। सो 5 plus 1 is 6, 6 लास्ट डिजिट 6, इधर का -6 है, -8 है, तो -6 और -8 कितना होगा, -14, 16 minus 14 is 2, तो लास्ट डिजिट 2 आएगा, दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी गोज द करेक्ट आंसर। आप कैलकुलेट करेंगे बेटा तो एक्जैक्टली 1082 आ जाएगा, बट सब में लास्ट डिजिट अलग था तो क्यों पूरा सॉल्व करें, तो लास्ट डिजिट देख लिया। 15 minus 6 is 9, 9 minus 8 is 1, 1 plus 1 is 2, आप ऐसे भी करते तो आंसर आ जाता 2। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। We have a bag of tokens. Each token has a label M chosen from the squares of first and natural numbers. अच्छा, with frequency root m. What is the arithmetic mean of the labels? देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे आपको लगता है कि यार सर ये समझ तो पड़ रहा है बट जनरल फॉर्म कैसे करें, तो अगर सारे ऑप्शंस वेरिएबल में हैं तो ऑटोमेटिकली n की वैल्यू, अगर उन्होंने बोला है कि स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, तो सीधी सी बात है कि सर वो
सारी सिचुएशंस को मैनेज करेंगे। दैट सिंपली मीन्स कि अगर मैं सर फर्स्ट 5 स्क्वायर्स लूँ, फर्स्ट 10 स्क्वायर्स लूँ, फर्स्ट 15 स्क्वायर्स लूँ, सबको मैनेज करेंगे। तो लेट्स गो विद कि n की वैल्यू को 1 मिनट के लिए ले लेते हैं 5। तो सर मतलब जो पूरी सिचुएशन है वो फर्स्ट 5 स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स की बात कर रही होगी। दैट इज स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स की बात कर रही होगी। तो फर्स्ट 5 नंबर्स कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 उनके स्क्वायर्स। तो ये जो नंबर्स हैं ये हो गए आपके टोकन नंबर्स, और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है कि सर जो भी टोकन नंबर लिया है उसका रूट कर दो, उतनी फ्रीक्वेंसी है। तो 1 के स्क्वायर का रूट कितना होगा? 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4 और इसका 5। तो अब आपको सिंपल वेटेड एवरेज निकालना है बेटा। तो वेटेड एवरेज कैसे कि सर 1 स्क्वायर को एक बार लिया, 2 स्क्वायर को 2 बार लिया, 3 स्क्वायर को 3 बार लिया, 4 के स्क्वायर को 4 बार लिया, 5 के स्क्वायर को 5 बार लिया अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 + 2 + 3 + 4 + 5, दैट इज 1 + 2 + 3 + 4 + 5। सॉल्व करें तो ऊपर वाला है बेटा सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स n क्यूब, और नीचे वाला है सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n × n + 1/2। कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा n × n + 1/2। दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए गोज द करेक्ट आंसर। ये भी नहीं करना होता, आपको लगता नहीं सर ये तो आप जनरल फॉर्म पे आ गए, मत करो वैसे। तो बेटा ऊपर वाले को प्लस कर लो, ऊपर वाले को प्लस करोगे तो मिलेगा 2 2 5, नीचे वाले का सम 15 आ जाएगा 15। आपको करना क्या है? आपको n की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी और देखना है किस ऑप्शन में 15 मिल रहा है, वो ऑप्शन ए में मिलेगा। दैट गोज द करेक्ट आंसर। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट पे। PQR enter into a partnership, P contribute 1/5 of the whole capital। अच्छा तो इंपॉर्टेंटली हम फ्रैक्शन देख लो, 1/5, ओके 1/5। Q contributes twice as much as P and R together। ट्वाइस मतलब 3 का मल्टीपल टोटल अमाउंट होगा। तो एक काम करते हैं, हम टोटल अमाउंट को 5 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल 15 का मल्टीपल ले लेते हैं 15 के। तो अब अगर मैं PQR के लिए लिखूं तो P ने कंट्रीब्यूट करा है 1/5 मतलब 1/5 ऑफ 15 दैट इज 3K। Q ने कितना कंट्रीब्यूट करा है? तो सर Q का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज ट्वाइस ऑफ P + R। सो एक काम करते हैं, हमको क्लियरली पता है दैट P + Q + R इज 15K। सो Q का वैल्यू निकालना है क्योंकि, तो हम P + R की जगह लिख देते हैं Q/2। तो Q/2 + Q इज इक्वल टू 15K। सो दैट इज 3Q/2 इज इक्वल टू 15K। Q का वैल्यू आ जाएगा 10K। सो Q ने कंट्रीब्यूट करा है 10K, 13 तो ये बच जाएगा 2K। चलिए क्वेश्चन में बोला है एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट इज दिस हैंडसम अमाउंट, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ Q शेयर एंड द कंबाइंड शेयर ऑफ P and R। तो कंबाइंड शेयर ऑफ P and R कितना होगा सर? 3 और 2, बिकॉज जब टाइम ड्यूरेशन सेम होता है तो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के रेशो में बढ़ता है। इन दोनों का सम है 5, इसका सम है 10। दैट सिंपली मीन्स कि सर इनको मिलेगा 5/15 के रेशो में, Q को मिलेगा 10/15 के रेशो में। उसने डिफरेंस बोला है तो 10 और इस 5 का डिफरेंस कितना हुआ? 5। जब टोटल वैल्यू कितना है? 15। मतलब जो आस्क अंडरस्टैंडिंग है दैट इज 1/3। कैसे निकाला एक बार वापस देख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि Q का P और R से कितना है डिफरेंस। सो Q का है बेटा 10K और P और R का कितना है टोटल मिला के 5K, तो आ जाएगा 5K। टोटल प्रॉफिट का कंपैरिजन किससे होगा? टोटल अमाउंट दैट इज 15K। तो निकालना क्या है? 1/3 का वैल्यू। तो हमको निकालना है बेसिकली 1/3 ऑफ 555, अच्छा एक और 5 40। सो 3 से 18 ज़ा 54, 5 ज़ा 15, 1 ज़ा 8 ज़ा 0 ज़ा। So this is 185180, that goes option A is the correct answer। LOD1 straight away question, ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ पेशेंस से सॉल्व करना है, बन जाएगा। चलिए let's move on to the next। A 10-digit number is selected at random from the set of all possible 10-digit numbers। The probability that the sum of all the 10 digits in the selected number is odd is nearest to। देखो बेटा ऐसे देखने जाएंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करने जाएंगे तो डिफिकल्ट है अगर मैनुअली करें। आप नेचुरली सोचो कि सर 10 डिजिट नंबर्स कितने होंगे।
सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर यहाँ कितने ऑब्जर्वेशन? यहाँ 9, बिकॉज यहाँ 0 नहीं आ सकता। बाकी इन सभी जगह पे कितने ऑब्जर्वेशन? तो सर 10 ऑब्जर्वेशन, बिकॉज रिपीटेशन तो हो सकता है। 10 डिजिट नंबर में अगर मैं 1 1 1 1 1 1 भी बोलूंगा तो दैट इज डेफिनेटली अ 10 डिजिट नंबर। सो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने आ गए सर? 9 इंटू 10 की पावर 9। ये टोटल नंबर ऑफ 10 डिजिट नंबर्स पॉसिबल आ गया। अब आप ये चीज सोचो बेटा कि हर नंबर या तो इवन होगा या ऑड होगा। वैसे ही हर नंबर में सम ऑफ डिजिट्स या तो इवन आएगा या ऑड आएगा। जैसे एग्जांपल, अगर मैंने 32 लिया तो सम ऑफ डिजिट कितना आया? 5, ऑड नंबर। अगर मैंने 33 लिया तो सम ऑफ डिजिट कितना आया? 6, एक इवन नंबर। तो सर सीधा सीधा कॉल है कि सर अगर किसी नंबर का सम ऑफ डिजिट ऑड आ रहा है तो उसके दो एडजेसेंट जो नंबर्स होंगे उसका सम ऑफ डिजिट इवन आएगा। एग्जांपल, 32 का सम ऑफ डिजिट अगर 5 आ रहा है तो 31 का सम ऑफ डिजिट हमेशा इवन आएगा। तो पैटर्न दिख रहा है आपको, इवन ऑड इवन ऑड इवन। दैट सिंपली मीन्स कि सर हर दूसरे नंबर का सम ऑफ डिजिट ऑड है एंड हर दूसरे नंबर का सम ऑफ डिजिट इवन है। हमको पूछा है ऑड, तो सर इतने सारे नंबर्स में से आधे नंबर्स होंगे जिसका सम ऑफ डिजिट ऑड आएगा और आधे नंबर का आएगा सम ऑफ डिजिट इवन। तो सीधी सी बात है सर, प्रोबेबिलिटी हो गई हाफ, दैट इज 0.5। ऑप्शन डी गोज द करेक्ट आंसर। कुछ ज्यादा करना ही नहीं था, हमको सिर्फ इतना देखना है कि सर वो 10 डिजिट हो, 1 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, क्या फर्क पड़ता है। हर दूसरा नंबर ऑड सम ऑफ डिजिट लेगा, हर दूसरा नंबर इवन सम ऑफ डिजिट लेगा, बिकॉज दे ऑलवेज गोज अल्टरनेट। इवन ऑड के अलावा दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। बात खत्म। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। solve the inequality. Okay, fair enough. So critical point देखें बेटा, तो पहले इसको इधर ले आते हैं। तो this becomes mod of 2x plus 5 minus 3 times of 2x minus 1 less than equal to 0। क्रिटिकल पॉइंट देखें तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 कब होगा, मतलब फंक्शन 0 कब होगा? 5/2 पे। यहाँ पर 0 कब होगा? 1 पे। तो एक केस फर्स्ट, जो हम जनरल केस वाली मेथड से बात करते हैं कि सर नंबर लाइन खींच लिया हमने, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये -5/2 और ये 1। फर्स्ट केस यहाँ लेते हैं कि सर हमारा x का वैल्यू इज लेस देन -5/2। सो अगर लेस देन 5/2 करें, सो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव खुलेगा। तो -2x -5 प्लस 3, क्योंकि नेगेटिव हो गया, इंटू 2x minus 1 लेस देन इक्वल टू 0। सो -2x -5 प्लस 6x minus 3 लेस देन इक्वल टू 0, 4x minus 8 लेस देन इक्वल टू 0। तो x इज लेस देन इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू आ गया 2 से छोटा। 2 से छोटा, तो अगर मैं कलर चेंज करके नंबर लाइन बनाऊं इसकी, तो हमने डोमेन लिया है -5/2 से छोटा और हमारा आंसर आया है 2 के बराबर और छोटा। मतलब ये सारी वैल्यूज चल जाएगी। मतलब अभी तक हमको फर्स्ट सेट में -इन्फिनिटी से -5/2 -5/2 तो मिल चुका है ओपन ओपन। ठीक है, सेकेंड केस ले लेते हैं। तो सेकेंड केस कि सर हमारा x का वैल्यू इज मोर देन इक्वल टू दिस एंड लेस देन इक्वल टू 1, सॉरी 3 लिख रहा हूँ, सॉरी 1। तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव खुलेंगे, वो नेगेटिव खुलेंगे। तो पॉजिटिव खोले तो 2x - 5, नेगेटिव खुलेंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इंटू 2x - 1 लेस देन इक्वल टू 0। So this is 2x minus 5 plus 6x minus 3. So this is 8x minus 8. एक मिनट, कोई दिक्कत तो नहीं कचा? 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 5 3 8। बढ़िया, ब्रिलियंट। तो x का वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 1। सो x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1, तो अगर इसका नंबर लाइन बनाए, एक मिनट, कुछ दिक्कत दिख रही है। अगर मैं फर्स्ट वाले को लेता हूँ, अच्छा एक गलती कर दी ना हमने, देखो एक गलती हो जाती है एंड देन इट वुड गिव मी दिक्कत। क्या दिक्कत दे रहा है कि सर यहाँ पर +5 है, गलती से हमने -5 लिखा, +5 है। तो दिस टोटल बिकम्स 8x + 2 लेस देन इक्वल टू 0, बिकॉज आई वाज
ऑफ दिस श्योरिटी कि मेरे को एक डोमेन मिल रहा था इस सेट में, वो डोमेन तो भी दिखा ही नहीं। अब दिस इज जस्ट बिकॉज कि ये वाला क्वेश्चन आई हैव डन दिस क्वेश्चन बिफोर, दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि आई रिमेंबर्ड कि यार यहाँ पे 1/4 आना चाहिए, बट ऐसी गलती हो सकती है बेटा, इसलिए जब सॉल्व करें तो बी एट 100% इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, कि इधर उधर नहीं जाना चाहिए। एक प्लस माइनस से मेरा सेट ही डिस्टर्ब हो गया था, तो दैट्स इंपॉर्टेंट। तो x की वैल्यू आ गई लेस देन इक्वल टू -1/4। अब डोमेन क्या है बेटा, अब डोमेन है आपका ये -5/2, ये आपका 1, और ये आ रहा है -1/4। तो अभी आपने बोला कि सर वैल्यूज यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, और आपका आंसर आया यहाँ से यहाँ तक, तो ये सेट ऑफ वैल्यू भी चल गया, तो ये सेट ऑफ वैल्यू भी चल गया, ये वैल्यू भी चल गया। तो आप 5/2 तक रुक रहे थे, अब आप 1/4 तक रुक सकते हैं। मतलब अगर इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो आंसर आ जाएगा -∞ से -1/4 ओपन क्लोज, एंड दिस इज गिवन इन ऑप्शन डी कि सर x का वैल्यू -1/4 से छोटा, फर्स्ट वाले में मोर देन है, नॉट पॉसिबल, 1/5 नहीं आ रहा। सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। हम यहाँ से देख के लगा सकते हैं, बट एक केस बचा है तो उसको सॉल्व करते हैं, एंड द थर्ड केस इज x is more than equal to 1। if x is more than equal to, अरे 1 नहीं है, 1/2 है, 1/2 है, क्योंकि 1/2 है, 1/2 है, ठीक है। सो 1/2 है, तो देखते हैं दोनों पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या होगा बेटा, 2x + 5 - 3, तो मैं डायरेक्ट, जगह कम है तो डायरेक्ट कर देता हूँ, -6x + 3 × 1 = 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो दिस इज -4x + 8 लेस देन इक्वल टू 0, तो x इज मोर देन इक्वल टू 2, एंड दिस इज एग्जैक्टली गिवन हियर। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। टाइम स्पीड डिस्टेंस, y was traveling from city A to city B, okay, he traveled the first 1/5 of the distance, fraction important है, 1/5, next 3/20th and the rest, तो डिनोमिनेटर में 20 और 5 है, तो लेट्स अज्यूम द टोटल डिस्टेंस टू बी लेट्स से 200 किलोमीटर्स। चलिए फ्रैक्शन निकालना है, आखिरी में कट ही जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में बोला है उन्होंने कि सर 1/5 डिस्टेंस वो चला है 10 से, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो सर 1/5 ऑफ 200 होगा 40 किलोमीटर्स, वो चला है 10 के हिसाब से, प्लस 320, तो 320 ऑफ दिस इज 30 किलोमीटर, वो चला है वो कितने स्पीड से, 15 के हिसाब से, प्लस बचे हुए मुझे बाइफर्केशन नहीं पता, तो मैं इसको क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ कि मुझे ये नहीं पता कि बचे हुए टाइम में कितना टाइम लिया उन्होंने, क्वेश्चन मार्क कर दिया। एंड दिस एवरेज स्पीड नीड टू बी कितना, 60। तो सॉल्व करें तो दिस बिकम्स 200/16, ये इसको किया 4, इसको किया 2, सो दैट इज इक्वल टू 6 प्लस क्वेश्चन मार्क। दिस इज 4 4 4 से दिस इज 50, 4 से इसको कट करेंगे तो दैट इज 12.5 इज इक्वल टू 6 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आ जाएगा 6.5। मतलब सर बचे हुए डिस्टेंस को चलने में उनको नेट कितना लगा, 6.5 घंटा, और बचा हुआ डिस्टेंस कितना था सर, 40 यहाँ चला गया, वो 30 यहाँ चला गया, तो 70 चल गया, तो 200 में से 70 चला गया तो 130 बचा। अब 130 डिस्टेंस चलना है, टोटल टाइम लगा है उनको 6.5 आवर्स, तो यहाँ से अगर मैं स्पीड निकालूं एवरेज, तो वो कितनी आ जाएगी सर, वो आ जाएगी 20 किलोमीटर्स पर आवर। अब सर आप देखो कितना क्लासिकली क्वेश्चन सेट किया है कि 20 किलोमीटर्स पर आवर में कुछ चलता और कुछ चलता 12 पे, बट उसकी एवरेज स्पीड ही कितनी आ रही है, 20। मतलब वो सारा का सारा डिस्टेंस 20 पे ही चला है, 12 पे कुछ चला ही नहीं है, क्योंकि एवरेज स्पीड कितनी आ रही है बेटा, 20, और कुछ चला है 20 पे, कुछ चला है 12 पे। बट हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सर वो सारा का सारा किस पे चला है, 20 पे। उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितना पार्ट एंटायर ट्रिप का वो 20 पे चला है, तो 20 पे कितना चला है वो 130 किलोमीटर्स, जब टोटल ट्रिप कितने की थी 200 किलोमीटर, तो द फ्रैक्शन बिकम्स 13/20, दैट गोज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया, तो दिस इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्चुअल बोल सकते हो कि यार ये हजम करना मुश्किल हो सकता है एग्जाम में कि अरे मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ, एक और बार करके देख लेता हूँ, बट बेटा अपने मेथड, अपने एनालॉजी पे ट्रस्ट करें। अगर फर्स्ट बार में कंसंट्रेशन के साथ कर रहे हैं तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि गलत नहीं होगा।
चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, द इंटीजर n फॉर विच। अच्छा, सो यहाँ पे दिया है लिमिट x टेंस टू 0, this is sin of x minus x, this is 10 of x upon x की पावर। तो फर्स्ट फेस वैल्यू पे तो अगर दिखता है कि सर यहाँ पर x साइन इंटू 10 है, अगर मैं साइन x बाय एक्स 10x बाय x को 1 बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी 2, बट ये पूरा आंसर आ जाएगा 0 एंड दे वांट अ फाइनाइट नॉन जीरो नंबर, तो ऑटोमेटिकली मेरा x की वैल्यू 2 पे तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो पर अब ये अलग बात है कि सर 3 4 5 में भी कोई ऐसी फेवरेट नंबर तो है नहीं कि सर इसको टिक कर लेते हैं, देयर आर 3 ऑप्शंस, तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो साइन का बेसिक हमको वो स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, दैट इज बाय टेलर थ्योरम, जो स्ट्रक्चर होता है x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस x7 बाय 7 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन सो फोर्थ टिल इन्फिनिटी। और वैसे ही 10x का स्ट्रक्चर आई थिंक x प्लस एक्स क्यूब अपॉन आई थिंक दिस इज 5 टाइम्स ऑफ समथिंग, दिस इज आई थिंक 15। मतलब जनरल अंडरस्टैंडिंग हमको ये है कि अगर ये स्ट्रक्चर में अगर जैसे बेस वैल्यूज नहीं भी पता चल रहा था लेट्स से, तो ये बहुत क्लियर है कि द फंक्शंस गोज विद 1 3 5 7 1 3 5 7 एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो लेट मी कंफर्म दिस वैल्यू वंस, 10x में कितना बैठता है। बाकी आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस कि पावर तो ऑड पे ही चलता है, सो लेट मी कंफर्म दिस। बाकी मीनवाइल अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर ये है कि दैट आपका जो साइन फंक्शन है वो क्यूब पे चलता है, सो ठीक है, यस। तो द अंडरस्टैंडिंग इज कि यहाँ पर 3 है, बट बस पावर का इंपॉर्टेंस है कि सर 1 3 5 7 चलेगा। नेक्स्ट आ जाएगा x की पावर 5 अपॉन 15, आई थिंक 15 ही है, यस 15 एंड दैट गोज टू एंड दैट इज प्लस टिल इन्फिनिटी। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बस ये वाला है कि आपका 10 फंक्शन और साइन फंक्शन, बिकॉज साइन एक्स अपॉन एक्स 10x अपॉन एक्स पे आपको लिमिट x टेंस टू 0 पे 1 मिलता है, तो पावर तो एग्जैक्टली सेम चलता है, जो आपके न्यूमेरिक्स है दैट इज कोएफिशिएंट्स वो अलग होते हैं। सो पावर का ही गेम है, बिकॉज हमको पावर ही मैनेज करना है कि बेयर मिनिमम हम सिचुएशन कैसे बनाए कि हमको नॉन फाइनाइट नंबर मिल जाए। तो लेट्स गो विद दिस। सो अब अगर मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करूं तो आप देखोगे बेटा कि अगर इस वैल्यू में से मैं x को माइनस कर दूं तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस का x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस का x7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड दैट इज टिल इन्फिनिटी। ये फर्स्ट फंक्शन का काम हो गया। इंटू 10 क्या है, x प्लस x3 बाय 3 प्लस 2x5 बाय 15 एंड दैट इज टिल इन्फिनिटी। तो अब आप देखो बेटा कि अगर मैं x को 0 करता हूं तो सबके न्यूमरेटर 0 हो जाएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर में 0 आए वो दिक्कत है। तो अब आप देखो कि बेयर मिनिमम x की पावर क्या बन सकता है व्हेन वी एक्सपांड दिस। तो आप देखो अगर मैं इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो आई एम गोइंग टू गेट x पावर 4, इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो आई एम गोइंग टू गेट x पावर 6, इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 3 और 5 x पावर 8। तो ये बढ़ते जा रहा है सर, मतलब दिस इज द बेयर मिनिमम फॉर द फर्स्ट एक्सप्रेशन। अगर सेकंड की बात करें तो 5 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो आई एम गोइंग टू गेट x पावर 6, 5 का 3 में करूंगा तो x पावर 8, फिर 5 का 5 में करूंगा तो x पावर 10 एंड दिस इज इंक्रीजिंग। इसमें बेयर मिनिमम ये है, बट अगर मैं इसको बेयर मिनिमम लेता हूं तो ये भी नलीफाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं आगे देखूं तो सर ये सारे जितने भी पावर्स हैं ये अगर आगे जाते जाएंगे मल्टीप्लाई करते रहूंगा तो x पावर 8, x पावर 10, x पावर 12 ये बनता जाएगा। तो अगर मैंने इस पूरे इक्वेशन में अगर मैं लाइन से इसको लिखता तो आई एम गोइंग टू गेट x पावर 4 नेगेटिव अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर मुझे मिलता x पावर 6 अपॉन 3 इंटू 3 फैक्टोरियल एंड ऑल द टर्म्स जहाँ पे सारे पावर्स इस 4 से बड़े हैं। और नीचे अगर मैं x पावर 4 कर देता, अलग अलग करता, तो अलग अलग करता तो क्या मिलता कि सर ये हो गया माइनस एक्स पावर 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 6 अपॉन 3 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन एक्स पावर 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये इससे कट करके बचा एक्स स्क्वायर। अब x को आप कर दो 0 तो ऑटोमेटिकली बिकॉज ये कट गया आपको मिल रहा है यहाँ पे 1/6 प्लस 0।
अब ये जीरो हो गया तो मुझे एक फाइनाइट नंबर मिल रहा है जो कि नॉन जीरो है, और वो कब मिल रहा है, जब मैं नीचे x की पावर कितनी रख रहा हूँ 4, और उन्होंने वही पूछा है कि n की वैल्यू बताओ, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी गोज द करेक्ट आंसर। बेसिक अंडरस्टैंडिंग बस ये है बेटा कि अगर मैं इस x और इस x को मल्टीप्लाई करता तो मुझे x स्क्वायर मिलता, और नीचे x की पावर कितनी आ जाती 2, जो हम नेचुरली करते हैं, सॉल्व करते हैं, वो क्या बोलते हैं कि सर साइन x बाय x माइनस x बाय x, और इसमें मैं बोल देता 10x बाय x। तो ये तो एलसीएम है, तो यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 1, आंसर कितना आ जाता है 2, बिकॉज ये x को आपने माइनस कर दिया। अब इस एक्सप्रेशन का बेयर मिनिमम इस एक्सप्रेशन के बेयर मिनिमम से मल्टीप्लाई होगा तो आपको बेयर मिनिमम पावर मिलेगा, n का बेयर मिनिमम वैल्यू मिलेगा, दैट इज 4, दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट, अरुण स्कोर 25, ओके 13, 25, 13, 12 and 22 points in 6th, 7th, 8th and 9th basketball games respectively. Okay, his points per game average was higher after 9 games that it was after the first 5 games. अच्छा, मतलब average in first 5 games is lower than average in first 9 games. तो average in first 5 games would be sum of first 5 games upon 5 is lower than sum of first 5 games plus इन सब का सम। तो इन सब का सम कितना होगा, तो 25 और 13, 38, 38 एंड 2 40, 50, 72 अपॉन 9। सो सॉल्व कर लेते हैं। तो S5 को वो तो सब पॉजिटिव नंबर से तो क्रॉस कर सकते हैं, तो 9 टाइम्स ऑफ S5 इज लेस देन 5 टाइम्स ऑफ S5 प्लस 360। सो 4 टाइम्स ऑफ S5 इज लेस देन 360। सो यहाँ से S5 का वैल्यू आएगा लेस देन 90, तो S5 को मैं मैक्सिमम ले सकता हूँ, दैट इज 89। चलिए ओके, सो अब उन्होंने क्वेश्चन में बोला है इफ द एवरेज आफ्टर 10 गेम्स वाज ग्रेटर देन 19। अच्छा, तो एवरेज ऑफ 10 गेम्स नीड टू बी मोर देन 19, द लीस्ट नंबर ऑफ पॉइंट दैट ही हैज स्कोर्ड इन द 10th गेम। अच्छा, सो अब अगर देखें तो 10 गेम्स का एवरेज क्या होगा, सम ऑफ 5 प्लस 72 प्लस 10th गेम का सम अपॉन 10, दिस वैल्यू शुड बी मोर देन 90। इसका वैल्यू मैक्सिमम कितना लिया है 89, तो दिस इज 89 प्लस 72, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इसको मैक्सिमम लूंगा तभी इसका लीस्ट आएगा, बिकॉज सम कांस्टेंट करना है। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि उन्होंने लीस्ट पूछा है, तो दिस मेक्स सेंस। ठीक है, सो प्लस एक्स मोर देन 190, सो एक्स प्लस, तो दिस इज कितना हुआ 90 प्लस 162, 161 मोर देन 190, सो x इज मोर देन 29, तो 29 से बड़ा होना चाहिए x का वैल्यू, दैट इज 30। ऑप्शन ए वाज द करेक्ट आंसर। तो यस, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाला चीज था कि मैक्सिमम मिनिमा कितना ले, और हमेशा ध्यान रखे बेटा इसका मिनिमम कितना था, सम 0 पॉइंट स्कोर ही नहीं किया उसने, दैट इज अ गुड पॉसिबिलिटी। एवरेज 0 हो सकता है कि उसने कुछ पॉइंट स्कोर नहीं किया हो, मैंने इसलिए मैक्सिमम निकाला और मिनिमम दिमाग में रख लिया कि अगर वो बोलेगा कि सर कुछ पॉइंट तो स्कोर किए, तो मैं बोलूंगा सर इंटीग्रल चाहिए तो 1111, कहीं पे इंटीग्रल फ्रैक्शन की बात नहीं करिए तो 0 कैन बी दैट नंबर। सो मिनिमम 0 दिमाग में था, मैक्सिमम 89 ले सकते थे, मैक्सिमम पे काम हो गया, ब्रिलियंटली। बड़े चलिए नेक्स्ट, if ABC be 3 set then A minus B minus C is not equal to, okay, not equal to, fair enough, let's see। तो एक बढ़िया से वेन बना लेते हैं, this is first, this is second, this is third, this is A, this is B and this is C, this is universal, this is none, okay। so क्वेश्चन में उन्होंने कहा है A minus B minus C, मतलब बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली ए, मतलब उनको चाहिए कि इसमें से B माइनस कर दो, तो A मैं सर्कल में से B माइनस कर दिया, फिर C माइनस कर दिया, ओनली ए बचा, किस में आएगा, तो A इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट मतलब C को छोड़ के बाकी सब, और उससे A का इंटरसेक्शन,
तो अगर इससे छोड़ के ए का इंटरसेक्शन देखें तो मुझे कौन कौन सा सेट मिलेगा, जिसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ फर्स्ट वाले के लिए, दैट इज दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ओनली दिस पार्ट। उसमें से बी कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर दिया, मतलब इसको हटा दिया, तो ओनली ए बचेगा। मतलब ये तो एग्जैक्टली ए माइनस बी माइनस सी आ रहा है, उसने नॉट बोला है तो कैन नॉट बी द आंसर। ए माइनस सी, अगर ए में से सी को हटा दूं तो फिर मेरे पास, मैं रेड ले लेता हूँ इस बार सेकेंड ऑप्शन के लिए, तो मेरे पास ये और ये बचेगा। उसमें से बी को माइनस कर दो, इसको हटा दूंगा तो क्या बचेगा, ओनली ए, मतलब ये भी ये चीज हो रहा है, मतलब आंसर नहीं होगा। चलिए थर्ड पे बढ़ते हैं। थर्ड इज ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब ये वाला पार्ट, अगर ए में से ये माइनस कर देता हूं तो ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, एंड ये पूरा ए बचेगा, जबकि ओनली ए चाहिए। मतलब ये तो ए माइनस बी माइनस सी नहीं हो रहा, तो यही मेरा करेक्ट आंसर होना चाहिए। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ए माइनस बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी मतलब सर ये पूरा सेक्शन बी यूनियन सी हो जाएगा। तो अगर मैं ए में से पूरा माइनस कर दूं तो ये पूरा पार्ट हट जाएगा, तो ओनली ए बचेगा। मतलब ये भी एग्जैक्टली ए माइनस बी माइनस सी हो रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। इजी था ये तो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। Three decorative lights are hung equidistantly on the edge of a circular swimming pool of radius 15। अच्छा, मतलब equidistant की बात की है तो ऑब्वियसली 120 पे सेट करना पड़ेगा। तो सर एक अगर यहाँ सेट किया, एक यहाँ सेट किया, यहाँ सेट किया, लेट्स से, तो ऐसा कुछ सिस्टम दिख रहा है। एंड इक्विडिस्टेंट है तो ऑब्वियसली इक्विडिस्टेंट मेरे को बनाना है, तो दिस वुड बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, दिस इज सेम एग्जैक्टली। चलिए ऑफ रेडियस 15, तो अगर मैं रेडियस बनाऊं, दिस रेडियस इज गोइंग टू बी 15 meters। Fair enough. These lights are connected with each other by light wires forming a triangle। बिल्कुल equivalent triangle बना लिया हमने। What is the perpendicular distance of the wire connecting any two lights of the center? अच्छा, तो अगर मैं सेंटर से एक perpendicular ड्रॉ करूं तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। सो बहुत नेचुरली बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, बिकॉज दिस वैल्यू दिस वैल्यू दिस वैल्यू इज एब्सोल्युटली इक्वल। अगर ये मिड पॉइंट पर मैंने ज्वाइन करा है तो ये और ये एंगल बराबर कटेगा। ये पूरा अगर 60 है तो दिस इज गोइंग टू बी 30, दिस इज गोइंग टू बी 30, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल स्पेशल ट्राइंगल है जहां पर एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सारे एक ही पॉइंट्स होते हैं। सो अब ये 30 हो गया तो ये नेचुरली हो जाएगा 60। अब 30 60 90 ट्राइंगल का एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग, दैट वैल्यू ऑलवेज गोज √1 √3 2। 90 के सामने वाले का वैल्यू कितना दिया है 15, मतलब 2 का वैल्यू अगर 15 दिया है तो मल्टीप्लाई बाय 7.5, तो मल्टीप्लाई बाय 7.5 दैट इज 7.5 √3 एंड दिस इज 7.5। आपको निकालना किसके सामने का वैल्यू है, 30 के सामने वाले का वैल्यू निकालना है, दैट इज 7.5, दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए गोज द करेक्ट आंसर। सो अगर सिर्फ ये समझ लें कि सर अगर इक्विडिस्टेंट है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर मैं वर्टेक्स से सेंटर के पॉइंट को जोड़ूंगा, बिकॉज ऑब्वियसली ये सरकम सर्कल बन गया, तो इन दैट कंडीशन आपका जो एंगल बाइसेक्टर है वही आपके मीडियन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल्टीट्यूड की तरह बिहेव करेगा। एंगल बाइसेक्टर पे हमारा काम बन गया। चलिए, सो दिस इज द इजी वन, बढ़िया। An article costing 80 rupees was marked 25% above the cost price. So CP is 80. Mark price 25% is 1/4. 1/4 add कर दो, 1/4 of 80 is 20. So mark price is 100. After offering a discount of X%, the customer now pays 81. तो 100 से अगर मैं 81 पे आया तो रिडक्शन इज 19%। That simply means X का वैल्यू आ गया 19। चलिए, इफ द मार्क प्राइस इज इंक्रीज ट्वाइस सक्सेसिवली बाय X%, यानी कि आपने सर 19% और 19% का 2 बार इंक्रीमेंट करा, दैट इज नेट इंक्रीमेंट इज 19 प्लस 19 प्लस 19 इंटू 19 ओवर 100, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, दैट इज 38 प्लस 3.61, दैट इज 41.61% का आपने इंक्रीमेंट करा इस वैल्यू पे। तो जो नया मार्क प्राइस आ जाएगा दैट इज 141.61। अब क्या बोल रहे हैं, then the profit would be what percent more than profit when selling at 81। तो selling at 81 पे प्रॉफिट कितने का था बेटा, 1 रुपए का। अब प्रॉफिट कितने का है, तो सर 80 माइनस कर दो इसमें से,
सो दैट इज गोइंग टू बी कितना 61 तो अब प्रॉफिट है 61.61, ये एक के मुकाबले कितना ज्यादा है, तो 61.61 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 100, so that is 60.61 into 100, that is 6061%, so that is a huge number, that is option D goes the correct answer. तो again a straightforward simple one, not at all difficult, understanding बस linear flow follow करना था, आसानी से बन गया. Let's move on to the next. In a geometric progression, the first term is a, the common ratio r with r less than 1. Important, ध्यान रखेंगे, r less than 1, a not equal to 0, and the sum of infinite terms is s. अब दिया है. The second term होता है ar of the geometric progression is equal to negative of sum. Okay, so ar is equal to negative a upon 1 minus r. a से ये cancel because a not equal to 0 है. Cross करें तो r माइनस आर स्क्वायर इज माइनस 1, सबको उधर ले जाओ. सो आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 इक्वल टू 0. बेटा रूट्स निकालें तो प्लस 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 प्लस 4 अपॉन 2, सो 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 एंड 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2. ये आर की वैल्यू आई. आर का वैल्यू दिया है 1 से छोटा, बोथ द वैल्यूज आर पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज पॉजिटिव वैल्यू. पॉजिटिव कितना आ रहा है, तो दिस इज 2.2 plus 1 3.2 1.6, 1 से बड़ा, दिस इज रूल्ड आउट. 1 माइनस 2.2 एग्जैक्ट अगर एक्यूरेट देखें तो बेटा 2.3 होता है, 23 का स्क्वायर 529, 22 का स्क्वायर इज 484, तो समवे समवॉट 2.2 से थोड़ा बड़ा, 2.3 से थोड़ा छोटा, तो 2.25 ले लो. तो 2.25 अगर 1 में से माइनस करूंगा तो माइनस 1.25 आएगा, अपॉन 2 करूंगा तो दैट इज नेगेटिव ऑफ 0.6 समथिंग. अब उन्होंने क्या पूछा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ नेगेटिव 0.6 क्या होगा, नंबर लाइन. सर ये आ गया आपका 0, ये आपका -1, ये वैल्यू है 0.6, तो ये पीछे की वैल्यू लेगा, दैट इज -1, दैट इज ऑप्शन डी गोज द करेक्ट आंसर. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ नेगेटिव वैल्यू में ध्यान रखें, आप हमेशा पीछे ट्रैवल करते हैं, भले आप नंबर लाइन में आप देखो 1 2, अगर 1.5 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, कि सर पीछे की वैल्यू लेगा, दैट इज 1. तो वैसे ही किया बस. चलिए इजी था. नेक्स्ट, लेट ए आई जे बी ए 3x3 मैट्रिक्स सच दैट ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे एंड. ओके, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी बेटा. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से मतलब आप सोचो कि सर मैं ए क्यूब निकाल लूँ, तो पहले तो अगर मैट्राइसिस बनाओगे तो मैट्राइसिस वुड बी मैट्रिक्स वुड बी कि सर ए आई जे है, तो अगर ए 1 1 करें तो 1 + 1 is 2, दिस इज ए 1 2 3, ए 3 1 4, ए 2 1, ए 2 2, ए 2 3, ए 3 1 3 2 3 3. तो ये मेरा मैट्रिक्स आ गया. अब वैल्यूज निकालने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कॉस्ट करेगा. ए क्यूब निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है, आपको ए क्यूब निकालना है, फिर ए क्यूब प्लस के ए स्क्वायर प्लस आई ए प्लस एन निकालना है, तो दैट वुड कॉस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. सो बेसिकली यहाँ पर एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, और स्टैंडर्ड इक्वेशन बेटा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई एंड दैट इज इक्वल टू 0. और इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, एंड दैट स्टैंडर्ड फॉर्मेट गोज ए क्यूब, दैट स्टैंडर्ड फॉर्मेट इज जो एग्जैक्टली दिया हुआ है, ए क्यूब प्लस C2 ए स्क्वायर प्लस C1a प्लस C0 एंड दैट इज इक्वल टू 0, जहां पर C2 जो होता है दैट इज नेगेटिव ऑफ ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, C1 जो होता है दैट इज नेगेटिव ऑफ माइनर्स, प्रिंसिपल माइनर्स, और C0 जो होता है दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A इन नेगेटिव. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखें तो पहले इंपॉर्टेंट कि अगर मैं कॉलम 1 में लगाऊं कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और फिर कॉलम 2 में लगाऊं कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो सारे के सारे टर्म्स मिलेंगे -1 -1 -1 -1 -1 -1. दो कॉलम सेम आ गए तो मेरा डिस्क्रिमिनेंट बोल रहा हूँ, डिटर्मिनेंट तो इस वैल्यू इस मैट्रिक्स का आ जाएगा 0. बहुत सिंपल, सीधा सीधा देखने पे बोल सकते हैं.
कि अगर मैं कॉलम 1 में लगाऊं ऑपरेशन कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, तो 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। फिर वैसे ही कॉलम 2 में लगाऊं कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। दो कॉलम सेम आ गए तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो कितना आ जाएगा, 0। तो ऑटोमेटिकली डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए तो मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ 0 है, तो ये वैल्यू तो आ गया 0। और C0 की जगह पे क्या है, m, तो वो तो आ गया 0, तो m का वैल्यू 0 आ गया। अब अगर प्रिंसिपल माइनर्स देखें तो A11 का माइनर, तो A11 का माइनर क्या होगा कि सर ये पूरा कट कर दो, 4 6 ज़ा 24 माइनस 25, 5 5 ज़ा 25, दैट इज -1। फिर वैसे ही दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं, वैसे ही 2 2, तो ये दोनों कट, तो 2 6 ज़ा दिस इज 12 एंड 4 4 ज़ा 16, सो दैट बिकम्स -4। ठीक है, तीसरा दैट इज 3 3, तो दिस, तो 2 4 ज़ा 8 माइनस 9, दैट इज -1। सो दिस इज माइनस का 6, सो ये माइनस का 6, तो आई एम प्रीटी श्योर ये शायद पॉजिटिव होता है। लेट मी चेक दिस बिकॉज आई थिंक C1 इज पॉजिटिव बिकॉज ट्रेस नेगेटिव आता है, कम करेक्ट। तो प्राइम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल माइनस, ये पॉजिटिव है तो ये आ गया -6, तो ये वैल्यू आ गया -6। ट्रेस देखें तो ट्रेस बेसिकली प्रिंसिपल डायगोनल जो है उनके उनको ऐड कर दो, वो आंसर होता है। तो 6 + 4 इज 10, 10 + 2 इज 12, सो दैट बिकम्स -12, सो दिस वैल्यू बिकम्स -12। तीनों का सम करेंगे तो दैट इज -12, -6 + 0 दैट इज -18, सो -18 इज ऑप्शन सी। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वैसे तो देखो बहुत जनरल है कि अगर हमने बेसिकली ये मैट्राइसिस में टॉपिक इन डेप्थ पढ़ा है, जैसे अगर आईपी मैट की बात करें तो वहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऐसे बहुत सीधा सीधे वेरिएशन पे तो कभी नहीं पूछा उन्होंने, सीधा एकदम डायरेक्टली। बट मैट्राइसिस बिकॉज वहाँ द टॉपिक ऑफ आईपी मैट भी है, तो वी नीड टू बी वेरी क्लियर कि अगर ये टॉपिक में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर आई एम बैंगलोर पूछ सकता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद आई एम इंदौर भी कभी पूछे। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर पता रखें तो दैट वुड बी अ गुड कॉल, बिकॉज आईपी मैट इंदौर में भी मैट्राइसिस तो एज एन टॉपिक है ही, सो गुड कॉल। सो ये बस ये ध्यान रखेंगे बेटा कि जो ये वाला वैल्यू है दैट इज पॉजिटिव, वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल माइनर्स। ट्रेस तो बहुत नेचुरल है, आपके प्रिंसिपल डायगोनल प्लस कर लो नेगेटिव, डिटर्मिनेंट आप डायरेक्ट देख पाए कि सर अगर वैल्यू सेम है, मैं दो ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो दो कॉलम सेम आ रहा है, डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, तो दिस इज एन नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट जो दो सेट थे 4 क्वेश्चन ईच, उस पे पहुंच गए। सो लेट्स स्ट्रेट अवे सी। तो पहला क्या है, डेटा दिया है हमको स्कूल 9 10th 11th 12th परसेंटेज ऑफ बॉयज, तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। द नंबर ऑफ गर्ल्स इन 11th इन द स्कूल S3, सो S3 में 11th में 100 स्टूडेंट्स थे और बॉयज कितने थे, 65%। तो 65 का कॉम्प्लीमेंट करें तो दैट इज 35%, 35% ऑफ 100 इज 35, तो 35 गर्ल्स की बात कर रहा है। ठीक है, इज अप्रोक्सीमेटली -% ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन 9th इन S2, तो 9th इन S2, सो 9th इन S2 दैट इज 150 में बॉयज दैट इज 930, तो 150 का 30%, 15 3 ज़ा 45, तो डिनोमिनेटर का नंबर आ गया मेरा, डिनोमिनेटर का मेरा नंबर आ गया है 45, सो दैट गोज 7/9, 7/9 इज 77.77%, ये किस ऑप्शन में दिया है, सो दैट इज गिवन इन ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी गोज द करेक्ट आंसर। थोड़ा ध्यान रखेंगे 8 7 है, 7 7 आता है, 7 8 कर सकते हैं, आखिरी वाले नंबर को हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। चलिए सेकंड पे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन, ये हटा देते हैं डेटा। सेकंड वन, इन क्लास 12th द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल डैश इज मोर देन कंबाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल डैश एंड डैश। अच्छा, तो नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है इन ऑल द 4 स्कूल्स, तो फटाफट निकालते हैं। तो S1 में एंड दैट इज
द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है। अच्छा, तो ठीक है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा बिकॉज टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉयज निकालना पड़ेंगे। सो 120 का 40% मतलब 60% निकालो बिकॉज गर्ल्स की बात कर रहे हैं, तो 120 का 60% इज 72। 90 का 30%, 90 का 70% इज 63। 150 का 40%, 15 फोर जा 60 प्लस 125 का 20% बिकॉज दे आर सेइंग नंबर ऑफ गर्ल्स, फेयर इनफ, यस। सो S1 में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, एक मिनट, बट दे आर सेइंग इन क्लास 12। अच्छा, बच गए। तो अच्छा है, अगर क्लास 12 की बात कर रहा है तो फिर हमको सारे स्कूल्स के लिए, सारे क्लासेस के लिए निकालना ही नहीं है, 12th के लिए निकालना है, फेयर स्पेसिफिक। सो 12th में 125 है और दिस इज 80%, तो 125 का 20% कितना होगा, दैट इज 25। 100 का 55% क्या होगा, 55। 120 का 40% क्या होगा, 120, 12 फोर सा 48। और 150 का 60% कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट करना है तो 15 सिक्स 90। सो ऑब्वियसली स्कूल 4 तो दो स्कूल के सम से बड़ा होगा, मतलब मैंडेटरी यहाँ तो स्कूल 4 आना चाहिए। सो स्कूल 4 इज ये ऑप्शन रूल्ड आउट हो गया, दो ऑप्शन बचे। अब अगर मैं इन दोनों को सम करूँ तो 90 से कम आ रहा है, तो स्कूल 4 इज मोर देन S1 प्लस S2, या स्कूल 4 इज मोर देन S1 प्लस S3, क्योंकि इन दोनों के सम से तो क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। 4 1 2 2 3, 2 3 को प्लस करूंगा तो 90 से बड़ा हो जाएगा, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर, ऑप्शन ए वाज द करेक्ट आंसर। सो अगेन सिर्फ 12th का देखना था तो कंपैरेटिवली टाइम बच गया। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट में। फॉर ऑल स्कूल्स द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ क्लासेस इन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर नंबर ऑफ बॉयज। अच्छा, तो बेसिकली नंबर ऑफ बॉयज निकालना है फॉर ऑल स्कूल्स, तो सारे स्कूल्स में जो बॉयज हैं उनका आपको फॉर ऑल स्कूल्स द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ क्लासेस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ बॉयज। तो सारे स्कूल्स के लिए मुझे 9, 10th, 11th, 12th का सम निकालना है बच्चों का, और उसमें असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करना है छोटे से बड़ा। ठीक है, तो S1 में अगर मैं निकालू नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज ही बोल रहा है, नंबर ऑफ बॉयज, फेयर इनफ। तो 120 का 48, 90 का दिस इज 30, 9 3 जा 27, 150 का 60, 15 6 जा 90, 125 का 80, दैट इज 100। तो S1 में ये बॉयज आ गए चार कैटेगरी में, दिस इज 9 10 11 12। वैसे ही दूसरे में चलते हैं, तो 150 का 30, 15 3 जा 45, 140 का 20, दैट इज 28, 100 का 35, दैट इज 35, तो ये 9th हो गया। 10th 100 का 55, 55, 120 का 40, दैट इज 48, 100 का 45, दैट इज 45, ये हो गया 10th का। 11th तो 120 का 50, 60, 100 का 65, 65, 80 का 80, 64, 8 8 जा 64, 100 का 45, 45, 120 का 60, 12 6 जा 72, 15 4 जा 60, तो ये टोटल सम आ गया। अब इसको असेंडिंग में अरेंज करना है तो पहले प्लस कर लेते हैं। सो 45 35 80, 80 20 100, 100 140, 140 and 156, 55 and 45, that is 100, 140, 140, 160, 160 plus 15, 175, 90 60, 150, 150 and 120, 270, 279, 40, 140, 140, 140 and 70, 210, 210 and 60, 270, 277। सो सबसे ज्यादा नंबर आ रहा है 11th, तो 11th है, फिर 12th है, फिर 10th है, फिर 9th है। तो देख लो 11th, तो 11th, अच्छा सॉरी मैंने तो ये डिसेंडिंग में लगा दिया, असेंडिंग का आएगा 9 10 12 11, तो 9th पहले आना चाहिए। 9th किस ऑप्शन में है, ए में है और बी में है, तो ये दिस इज रूल्ड आउट। 9th के बाद आना चाहिए 10th, तो 9th के बाद 10th, 10th के बाद आना चाहिए 12th, तो 12th, तो दिस इज ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी गोज द करेक्ट आंसर। बढ़िया, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे बेटा। लास्ट
ऑन अरेंजिंग स्कूल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल क्लासेस। अच्छा, तो स्कूल वाइज देखना है, पहले हमने स्टैंडर्ड वाइज देखा, स्कूल वाइज देखना है, तो ठीक है। तो लास्ट दो क्वेश्चन में काफी ज्यादा मेहनत है, बट ठीक है, नेवरदलेस दो क्वेश्चन इजी थे और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो कोई नुकसान नहीं है। सो नंबर ऑफ गर्ल्स देखना है, कॉम्प्लीमेंट निकालते जाएंगे। तो 120 का 60, 120 का 60, तो 12 6 72, 90 का 30 मतलब 70, तो 90 इंटू 70 63, 150 का 40, 15 4 60, और 125 का 20 दैट इज 25। तो ये S1 का बात हो गया। S2 पे बढ़ता है, तो 150 का 70 बिकॉज 30 दिया है, तो कॉम्प्लीमेंट करना है, तो 15 7 105, 100 का 45, 120 का 50, 60 बिकॉज बराबर ही होगा, 100 का 55। चलिए नेक्स्ट थर्ड, 140 का 80, तो 14 8 112, 120 का 60 72, 100 का 35 दैट इज 35, एंड 120 का 40 48। ठीक है, S3 हो गया। S4 100 का 65, 100 का 55, 80 का 20 16, और 150 का 60 15 6 90। सम कर लेते हैं फटाफट फुर्ती से। सो दैट इज कितना, 70 60 130, 130 60 190, 190 210, 210, एंड दिस इज 220। तो फर्स्ट नंबर इज 220। 105 plus 45 150, 150 plus 60 is 210, 210 plus 50, 210 plus 50 265, so this is 265। 112 तो जीरो वाला है बन जाएगा, 48 plus 72 that is 80 40 120, 120 and 30 150, 150 plus 100 250 260, तो 267, तो थर्ड नंबर 267। फोर्थ 65 55 that is 120, 120 plus 90 210, 210 plus 10 226। तो चारों नंबर आ गए हमारे पास। तो फर्स्ट नंबर है हमारा S1 का 220, द सेकेंड नंबर इज 265 265, यस। द थर्ड नंबर इज 267, द फोर्थ नंबर इज 226। डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा पहले, तो S3 पहले, फिर S2, फिर S4, फिर S1। किस ऑप्शन में है ये? S3 S2 S4 S1, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी गोज द करेक्ट आंसर। सो थोड़ा मेहनत था, कैलकुलेटिव था, बस ज़्यादा भी नहीं, ज़्यादा इजी सेट, इजी लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे तो मैंडेटरी बनता है करने का। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वन, द लास्ट सेट, लास्ट 4 क्वेश्चंस ऑफ द पेपर। 30 क्वेश्चंस थे, बट अगेन इंपॉर्टेंटली बस इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है कि बस को इफेक्टिवली कर पाए, दैट्स द मेक एंड ब्रेक। सो पहले डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो एक कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन दिया है इन डिग्रीज, बिकॉज क्लियरली डिग्रीज दिया है, तो स्ट्रेट अवे परसेंटेज में कन्वर्ट करके चलते हैं ताकि दिक्कत आए ना। 60 डिग्री is 60 by 360, तो 60 by 360 is 1/6, तो दिस इज 16.66%। 45, तो 45 by 360 into 100, तो 9 से 4 40, 9 से 5 5 से 8, दिस 100 by 8 is तो दिस इज गोइंग टू बी 12.5%। 120 is 1/3, that is 33.33%। 27, तो 27 by 360 into 100, 9 3s are 9 40, 3/4 होता है 75, तो दिस इज 7.5%। 108, तो 108 by 360, so 12 9s are 12 30, 1 by this is 3 से 3 by 10 30%, so this would be the net value। ठीक है, so ये तो चलो अपनी वैल्यूज निकल गई परसेंटेज, बिकॉज परसेंटेज में कैलकुलेट करना इज ऑलवेज इजीएस्ट, सो दैट्स अ बेसिक कॉल। सेकेंड, ये तो परसेंटेज में दिया है 37.5% इज 3/8 एंड दिस इज 5/8, so दिस इज यूज कर लेंगे। डिग्री में दिया ये भी, तो 108 इज 30%, दिस इज 20%, दिस इज 10%, तो 10 20 30 30 30 60, तो ये आ जाएगा 40%। ठीक है, चलिए तो डेटा तो डन है, अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज इज 43,200, तो 43,200 बच्चा है टोटल, एंड 15% ऑफ ऑल फीमेल्स स्टडी इन 4th ईयर। तो पहली बात तो अगर टोटल ये बच्चा है तो फीमेल्स कितनी होगी इसके 3/8, बिकॉज दैट इज द गिवन नंबर। उसका 15% आपका 4th ईयर में पड़ता है, तो हाउ मेनी फीमेल स्टूडेंट ये आंसर निकालना। तो ये 0 से ये 0 कट, 8 से कैंसिल कर लेते हैं, तो 8 5 जा 4 जा। सो अब लास्ट में सब में 0 है तो पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 54 इंटू दिस इज 3, तो दिस इज 150 12, तो 150 एंड 12 इज 162 इंटू 15, तो दैट इज 1620, एंड इसका आधा कर दो दैट इज 810, तो दैट दिस इज 2430, तो 2430 इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी गोज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वाला तो हो गया, सेकंड पे बढ़ते हैं। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन। मैं जगह क्लीन कर लेता हूँ बिकॉज यहीं पे सॉल्व करना है। The total number of students in college is 39600. Okay, so 39600 total number of students है, and 5940 of the students in the first year are females. Okay, what percentage of all females? तो पहली बात तो इसमें total females कितनी होगी 3/8, और इतने का परसेंटेज पूछा है, मतलब दे वांट 5940 अपॉन 39600 इंटू 3/8 इंटू 100, ये बचा रहे हैं वो। तो 2 0 से 2 0 कट कर लो, और कुछ हो सकता है क्या कट? तो 8 से करके देख लेंगे, 8 4 जा 32, बचा 76, मतलब दिक्कत देगा, मतलब पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो रुक जाते हैं, मत करो कैंसिल इसको। सो दिस इज गोइंग टू बी 396 एज इट इज, ये 8 ले लेते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 3 से कर लेते हैं। तो 3 1 जा 3, बचा 2, 9 जा 27, बचा 2 24, 8 जा। अब अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें, सो बात बन रही है क्या? एक मिनट जस्ट मैं फिर से लिख लेता हूँ, कुछ मैं मिस कर गया कहीं पे शायद। देखते हैं ना कितना बोला उन्होंने, इतने बच्चे टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो इतने अगर टोटल बच्चे हैं तो उसका 3/8 निकालना पड़ेगा, तो कर लो 8 से, तो 8 4 जा 32, 76, 9 जा 72, बचा 4050। सो बेसिकली कितने बच्चे बचे 4950 इंटू 3, और अब निकालना किसका है 5940 इंटू 100। सो बात तो वही हो गई, कैलकुलेट कर लें तो 0 0 कैंसिल हो गया, सो दिस बिकम्स कितना 594 अपॉन 495 इंटू 3 से कैंसिल किया, 1 जा बचा 2, 9 जा बचा 2, 8 जा। सो अब अगर 198 है 495 है, तो चलो लेट्स गो विथ जनरल कैलकुलेशन की कितना आ रहा है, बिकॉज कैलकुलेटर बहुत मिनिमम यूज करने का है कॉल, बट फिर भी इम्पोर्टेंटली डिवाइडेड बाय 3 0.4, मतलब ये 40% आ रहा था, 3 में मिस कर रहा था, हाँ, तो दिस नंबर इज गोइंग टू बी 40%। लेट्स सी द थर्ड वन देन। Third one says there are 1 to 960 students who are studying vocational courses in the college. Okay, तो vocational courses कितने लोग कर रहे हैं बेटा? vocational courses का ये जो नंबर है that is 108, तो 108 अपॉन 360 कर लें into 100, so this is 9 से this is 40, 9 से this is going to be 12, 4 से करें तो 3 जा and 10 जा, तो 30%। So 30%, मतलब this 1290 is given as the value of 30%। fair enough। चलिए टोटल नंबर निकाल सकते हैं यहाँ से, हम सीधे बोलेंगे 12960 इंटू 12960 इंटू 10/3 कर लूंगा, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे 43,200। आई थिंक इतने ही स्टूडेंट्स आ रहे हैं जितने पहले दिए थे उन्होंने, यस सेम नंबर आ रहा है, बढ़िया। A quarter of all females study in second year of college। A quarter तो बेसिकली मतलब बेटा आप टोटल गर्ल्स निकालें, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 43,200, उसमें टोटल गर्ल्स कितनी होगी दैट इज 3/8, और उसका क्वार्टर मतलब 1/4, तो दैट इज गोइंग टू बी 32। कैंसिल करें तो दिस इज 5 जा 4 जा 00,
4 से करें तो 4 1 जा 4, बचा 1, 3 जा 12, बचा 2, 5 0. तो दिस इज 1350 इंटू 5, तो दिस इज 3900 एंड दिस इज 150, तो दैट इज 4050. तो 4050 फीमेल्स हो गए. हाउ मेनी मेल स्टूडेंट स्टडी इन सेकेंड ईयर ऑफ द कॉलेज? तो सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स है कितने? सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, हाउ मेनी मेल स्टूडेंट स्टडी इन सेकेंड ईयर ऑफ द कॉलेज? तो सेकेंड ईयर में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल लेते हैं. तो सेकेंड ईयर में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 108. तो 108 कितना था हमारा? 30%. 30% मतलब 12960 में से फीमेल कितने आ गए? 4050. तो मेल कितने आएंगे? 12960 माइनस 4050. 60 minus 50 is 10. 129 minus 40 is 89. तो 8910. 8910 is option D. Option D goes the correct answer. ठीक है, let's move on to the next. बढ़िया. Next बेटा लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन. The total number of students in third year of the college is 11520. अच्छा, तो this is 11520 is total number of students in third year. थर्ड ईयर में बच्चा कितना है? 72 डिग्री, दैट इज 20%. मतलब इंटू 5 करूंगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे. इफ 6% ऑफ ऑल फीमेल्स, तो पहले ऑल फीमेल्स निकाल लो, दैट इज 3/8, उसका 6% मतलब 6/100. मतलब इतने फीमेल्स हैं जो आपके साइंस स्ट्रीम में दी है. हाउ मेनी मेल स्टूडेंट आर देयर इन साइंस स्ट्रीम? तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने पड़ेंगे इन साइंस स्ट्रीम. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स साइंस स्ट्रीम में कैसे निकालें? तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके थर्ड ईयर में कितने हैं? 11520. उस 11520 में आपके साइंस वाले स्टूडेंट कितने हैं? दैट इज 45 डिग्री. 45 डिग्री इज 45/360. सो कैलकुलेट कर लेते हैं. दिस इज 1/8. सो 8 से डिवाइड करें तो 8 1 जा 8, देन यू विल कम 35,440. तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और उसमें से आपको ये माइनस करना है, तो इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो फटाफट से कैलसी से कैलकुलेट कर लेते हैं. सो दिस बिकम्स 11520 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 800, 1296. तो अगर मैं 1440 में से 1296 माइनस करूंगा तो बचेगा 144. दैट इज ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए गोज द करेक्ट आंसर. सो बढ़िया, हमारे चारों क्वेश्चंस हो जाते हैं फिनिश. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट. खत्म. तो विद दिस द एंटायर सॉल्यूशन of 30 questions of IIM Bangalore UG80 sample paper is done. दो सेट 4 क्वेश्चंस ईच के आपके DI के थे. रेस्ट ऑल 22 क्वेश्चंस आर ऑफ QA, जिसमें कैलकुलस के 3 क्वेश्चंस थे एंड ऑल द बाइफर्केशंस पॉसिबल. सो आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस दैट यू गॉट अ ब्रीफ आइडिया ऑफ व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टी इज दे आर एक्सपेक्टिंग, जो उन्होंने सैम्पल पेपर से बताया. मीनवाइल हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर. मिलते हैं नेक्स्ट में. थैंक यू.